हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में व्याकरण के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में व्याकरण के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो हिंदी की सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, यूजफुल लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब आपको डेली ऐसे ही प्रश्न कराए जाएंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। ये आपको पता होगा, तभी ये प्रश्न आपसे होगा। तो देखिए, अल्प प्राण वर्ण क्या होता है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण वर्ण कहलाता है। तो इस परिभाषा के अनुसार यहाँ पर जो सही विकल्प होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क कौमा ग। क्योंकि क व्यंजन वर्ग का पहला और ग व्यंजन वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो परिभाषा के अनुसार यह उत्तर बिल्कुल सही होगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रत्यय या समास कहा जाता है, या संधि, या ऑप्शन डी उपसर्ग कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, ये प्रश्न पूछा गया था, अच्छी तरह से देख लीजिएगा इसका आंसर, कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहा जाता है संधि। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। संधि कहलाते हैं, या प्रत्यय कहलाते हैं, या उपसर्ग कहलाते हैं, या समास कहा जाता है। यानी ऐसे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं, ना कि उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता कि जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं, पर जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अनुनासिक व्यंजन का अन्य नाम क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं। चंद्र बिंदु कहा जाता है, या निर्नुनासिक व्यंजन कहा जाता है, या चांद बिंदु कहा जाता है, या सिर्फ बिंदु कहा जाता है। तो देखिए, अनुनासिक व्यंजन का अन्य नाम क्या है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है? चंद्र बिंदु। याद रखिए, अनुनासिक व्यंजन का अन्य नाम क्या है? चंद्र बिंदु। निम्न में से जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए अनिल, या कुसुम, सी कानन, या डी बहन। तो देखिए, जंगल का पर्याय शब्द क्या होता है। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर होगा कानन। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जंगल का पर्याय शब्द होगा कानन। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अव्यय, या ऑप्शन बी क्रिया, या सी कारक कहा जाता है, या ऑप्शन डी विशेषण। तो यह परीक्षा के लिए अच्छा प्रश्न है। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम विशेषता बताता है तो उन्हें विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताए तो वो विशेषण ही तो होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विराम चिन्हों के उपयोग से किस बात का पता चलता है। ऑप्शन ए कथन या लिखावट के प्रभाव एवं स्पष्टता का, या ऑप्शन बी वाक्य गठन सुंदरता का, या सी लेखक की मनोदशा का, या डी लिखावट में सुंदरता। तो विराम चिन्हों के उपयोग से किस बात का पता चलता है। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प सही होगा, कथन या लिखावट की प्रभाव और स्पष्टता का। ये तो आपको पता होना चाहिए। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बहुत अनुभवी होना, या बी अच्छे बुरे की पहचान बताना, या सी दूर की बात जान लेना, या डी शिकार में कुशल होना। उड़ती चिड़िया पहचानना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सरल प्रश्न है। निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन है। ऑप्शंस दिए गए हैं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? और ये प्रश्न परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अंतःस्थ वर्ण कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। य, र, ल और व, ये जो वर्ण है अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं। इनमें से कैसे भी प्रश्न बन सकता है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं य, र, ल और व। ये चार वर्ण ऐसे हैं जो अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं, और अगर आपसे इनकी संख्या पूछी जाए तो आपको याद रखना है कितने होते हैं। यह वर्ण होते हैं 4। क्लियर है आपको? जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार या यमक अलंकार या रूपक अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार? तो देखिए जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका हो, और शंका जहां पर होगी वहां संदेह होगा, और संदेह होगा तो ऑप्शन ए ही सही होगा, संदेह अलंकार। ऑप्शन पहला ही यहाँ पर सही हो जाएगा कि जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका हो या संदेह हो तो वहां संदेह अलंकार होता है। विराम चिन्ह का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए रुकना या ठहराना, बी बैठना, सी चलना या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विराम चिन्ह का क्या अर्थ होगा? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहराना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में नाक से अधिक श्वास निकलती है उसे क्या कहा जाता है? ए निर्नुनासिक या बी स्वर, सी अनुस्वार या डी अनुनासिक? तो देखिए किस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में नाक से अधिक श्वास निकलती है और मुंह से कम, यानी मुख से कम। ये पूरा प्रश्न है कि किस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में नाक से तो अधिक श्वास निकलती है और मुख से कम, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी अनुस्वार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से ऊष्म वर्ण हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, पहला ही विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? श, याद रखिएगा, स और श, याद रखिए यहाँ पर ये वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और एक और होता है ह। ये जो वर्ण है ये सभी वर्ण ऊष्मीय वर्ण कहलाते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए भ्रांतिमान या बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा या डी उपमा अलंकार? तो देखिए जहां उपमेय में उपमान की संभावना, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि संभावना शब्द दिया गया है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? ए पुरुष, बी लिंग, सी वचन या ऑप्शन डी यह तीनों? तो क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ही होगा, क्योंकि क्रिया का रूप लिंग, वचन और पुरुष इन तीनों के अनुसार बदलता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। पुरुष के अनुसार भी बदलता है, लिंग और वचन, ये तीनों ही यहाँ पर सही हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। काल के बोध का संबंध किससे होता है? ए वचन, बी क्रिया, सी संज्ञा या डी अव्यय? तो राइट आंसर क्या होगा कि काल के बोध का संबंध किससे होता है? वचन से या क्रिया से या संज्ञा से या अव्यय से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए, बी क्रिया से। काल के बोध का संबंध होता है क्रिया से। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? ऑप्शन ए चाय, बी रिक्शा, सी कमरा या डी कैंची? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा डी। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो यह था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, यूजफुल लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब ऐसे ही प्रश्न आपको रोज कराए जाएंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सकेगी।